हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 12th मैथ। इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब प्रश्नावली 10.4 यानी सदिशों का सदिश गुणनफल ना क्रॉस प्रोडक्ट अपना पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग देखते हैं इसका विविध उदाहरण। तो ये अध्याय 10 पर विविध उदाहरण, अध्याय 10 पर विविध उदाहरण। उदाहरण के सवाल पहले करते हैं, फिर प्रश्नावली के सवाल हम लोग करेंगे। तो उदाहरण का सवाल, सबसे पहला एग्जाम्पल नंबर 26 बोला है कि एक्स वाई तल में सभी मात्रक सदिश लिखिए। अब आप ध्यान से देखना ये चीज, क्योंकि मात्रक सदिश क्या होता है? ऐसा सदिश जिसका परिमाण कितना हो? एक हो। ऐसे सदिश को हम लोग क्या बोलते हैं? मात्रक सदिश। आप लोग थोड़ा सा जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होगे क्लास 11 में, तो भी आप ऐसा चीज कुछ वहां पर देखे होगे। अगर हम लोग एक रेडियस का, कितने रेडियस का? एक रेडियस का यानी यूनिट रेडियस का एक मात्रक त्रिज्या लेकर हम एक वृत्त खींच दें, तो अब इस वृत्त पे जैसे मान लो एक पॉइंट ये है, 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 ऐसे आप कोई भी पॉइंट लो। मान लो कोई हम एक जनरल पॉइंट लेते हैं, लेकिन ये लंबाई कितना है? एक, जो कि यहां से कितना एंगल बना रहा है? थीटा। हमको क्या बोला? एक्स वाई तल में सभी मात्रक सदिश लिखना है। यानी अगर मान लो ये कोई पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट का क्या आप एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? इस बिंदु का एक्स निर्देशांक क्या होगा? आप थोड़ा सा वेक्टर का रिलेशन पढ़े होगे। जैसे मान लो अगर ये ए लंबाई होगा और ये एक्स एक्सिस 60 थीटा को बनाता है, तो इसको हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। एक इसका क्षैतिज घटक आएगा और एक इसका ऊर्ध्वाधर घटक आएगा। जो क्षैतिज घटक आता है वो कितना आता है? ए cos थीटा, और जो ऊर्ध्वाधर घटक आता है वो कितना होता है? ए sin थीटा। लेकिन हमको एक परिमाण यानी मात्रक सदिश चाहिए। मात्रक सदिश यानी जिसका परिमाण कितना होना चाहिए? एक। अरे मात्रक सदिश, क्योंकि आपको पता है कि जब हम कोई वेक्टर लिखते हैं तो इस वेक्टर की जो लंबाई होती है, ये लंबाई उस वेक्टर के परिमाण को रिप्रेजेंट करता है। पता है कि नहीं ये बात? जब किसी वेक्टर को हम इस तरीके से निरूपित करते हैं, तो उस वेक्टर की जो लंबाई होती है वह उस वेक्टर के परिमाण को निरूपित करती है। तो इसीलिए हमने ये अगर वेक्टर को निरूपित किया है, तो इसके लंबाई को हमने कितना रखा है? एक, जिससे उसका परिमाण कितना आ जाए? एक। और जैसे वेक्टर का परिमाण एक होगा, यानी वो कौन सा सदिश हो जाएगा? मात्रक सदिश। बात समझ आ रहा है ना? तो इसीलिए हमने इसका परिमाण कितना लिया? एक। तो एक की जगह हमने कितना लिया? एक लिया। देखो यहाँ पर मैंने यही तो लिखा, यहाँ पर दर्शाया है। ये आपका एक्स एक्सिस था और ये आपका वाई एक्सिस है। तो अगर ये एक होगा तो क्या यहाँ पर 1 cos थीटा और यहाँ पर 1 sin थीटा लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो? यानी इतना ये जो लेंथ होगा, यह लेंथ कितना आ जाएगा? केवल cos थीटा। अरे 1 का गुणा करो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। 1 का गुणा करो वही रह जाएगा ना। तो इतनी लंबाई कितनी मिलेगी आपको? cos थीटा। और इसके बराबर ये जो लंबाई होगी, ये क्या हो जाएगा? sin थीटा। तो क्या इस बिंदु का निर्देशांक आप बता सकते हो? बोलो, इस बिंदु का निर्देशांक सबसे पहले आप यक्स वाला लिखते हो, तो यक्स निर्देशांक क्या है आपका? cos थीटा, sin थीटा। तो अब जैसे जैसे आप इस सर्कल पे मूव करोगे, सर्कल का रेडियस तो एक ही रहेगा। बोलो, रेडियस एक होने का मतलब उसका परिमाण कितना होगा? एक होगा। लेकिन थीटा बदलेगा, तो क्योंकि इस बिंदु का अगर आप सदिश रूप में लिखोगे अलग आएगा, इस बिंदु को सदिश रूप में इसका डायरेक्शन बदलेगा कि नहीं बदलेगा? तो डायरेक्शन वो cos थीटा sin थीटा, थीटा बदलेगा तो उससे डायरेक्शन आप बदल दोगे। तो अगर आपको वेक्टर लिखना हो, क्योंकि आपको सदिश बोला है, अगर केवल कुछ नहीं पूछता, ऐसे पूछे तो हम ऐसे लिख के छोड़ देते, लेकिन आपको सदिश पूछा, सदिश यानी आपको ओपी वेक्टर लिखना है। तो ओपी वेक्टर कैसे लिखोगे? ख्याल करो, अगर किसी बिंदु का निर्देशांक पता है तो उस बिंदु को सदिश रूप में लिखना आपको पता है ना, बस आई कैप जे कैप लगा देते हो। तो यानी हम इसी को लिख सकते हैं कितना? cos थीटा आई कैप प्लस sin थीटा जे कैप, और के वाला है ही नहीं, क्योंकि एक्स वाई तल में बात करना है। एक्स वाई तल में केवल दो ही, आई कैप और जे कैप का बात करना है। तो यही जो वेक्टर ओपी हुआ, यही क्या हुआ? एक्स वाई तल में मात्रक सदिश हुआ। और कैसा मात्रक सदिश है? केवल एक मात्रक सदिश है? नहीं, एक्स वाई तल में ये सभी को निरूपित कर रहा है। कैसे सभी को निरूपित करेगा? जब बताओ, जब ये लाइन यहां पर आएगा तो थीटा बराबर 0 रखोगे तो आपको ये वेक्टर मिलेगा। जब मान लो एक लाइन ये बिंदु घूमते घूमते यहां पर पहुंचेगा, अगर ये 30 अंश का कोण बना है तो आप थीटा की जगह 30 अंश रख दोगे तो आपको ये मिल जाएगा। ये घूमते घूमते यहां पर पहुंचे, थीटा मान लो 45 अंश बना रहा है तो आप थीटा की जगह 45 अंश रखोगे तो आपको ये वेक्टर मिलेगा। जब पॉइंट यहां पर पहुंचेगा तो आप इसको मिलाओगे तो फिर एंगल बदल, तो ऐसे एंगल बदलता रहेगा, अलग अलग वेक्टर मिलता रहेगा, नहीं मिलता रहेगा। आप थीटा का अलग अलग वैल्यू रखोगे तो आपको अलग अलग वेक्टर मिल जाएगा, और इस प्रकार से इस पूरे तल में आपको मात्रक सदिश मिल जाएगा।
बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो ये केवल एक वैसा सदिश नहीं है, केवल ये सिर्फ एक सदिश को निरूपित करे, ये एक्स वाई तल में निरूपित करने वाले सभी मात्रक सदिश को निरूपित कर रहा है। एक्स वाई तल में स्थित जितने भी मात्रक सदिश है ये निरूपित कर रहा है। फिर आप बोलोगे कैसे मात्रक सदिश है? अगर ये मात्रक सदिश होगा तो इसका परिमाण कितना होगा? एक। वैसे तो हम परिमाण एक ही लेके निकाले हैं, लेकिन अगर आपको इससे कोई पूछे कि बताओ ये कैसे मात्रक सदिश है, तो आप तुरंत इसका परिमाण निकालो। तो इसका परिमाण निकालने के लिए क्या करो? किसी वेक्टर का परिमाण कैसे निकालते? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करोगे यानी कितना होगा? cos स्क्वायर थीटा। इसका स्क्वायर करो कितना आ जाएगा? sin स्क्वायर थीटा। अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। और 1 का अंडर रूट लोग कितना आ जाएगा? 1। इस तरीके से इसका परिमाण क्या हुआ? 1। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये आपका ऐसा सदिश है कि जो मतलब इस एक्स वाई तल में स्थित सभी मात्रक सदिश को निरूपित करने वाला ये आपका सदिश। तो अगर आपको ये कॉपी करना, आप ये फिगर बना के उसके नीचे आप ये कॉपी कर लो। फिर हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। यदि बिंदुओं ए बी सी और डी की स्थिति सदिश क्रमशः आई कैप जे कैप प्लस के कैप कामा 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप तथा इतना इतना हो, तो सरल रेखाओं ए बी तथा सी डी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। निगमन कीजिए कि ए बी और सी डी संरेख हैं। ठीक है, आपको 4 बिंदु दिया है। एक बिंदु दिया है ए, एक बिंदु दिया है बी, एक बिंदु दिया है सी और एक बिंदु दिया है डी। इन सभी का आपको क्या दिया है? पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश। बोला है ना, इन चारों बिंदुओं की स्थिति सदिश। स्थिति सदिश क्या होती है? मूल बिंदु के सापेक्ष इसकी स्थिति बताने वाली जो सदिश होती है, इसी बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? स्थिति सदिश। तो चलो पहले वेक्टर की स्थिति सदिश को हम क्या मान ले? ऐसे मान ले, वेक्टर ए, दूसरे के वेक्टर बी, सी वाले बिंदु की वेक्टर सी और इसके स्थिति सदिश को वेक्टर डी। तो आपको दिया है, लिखो पहले दिया है, या पहले मान लो ना इनके स्थिति सदिश कितने हैं। माना बिंदु ए बी सी तथा डी के स्थिति सदिश क्रमशः वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी तथा वेक्टर डी। तो बताओ वेक्टर ए बराबर कितना दिया? देखो तो अब जो पहली स्थिति सदिश है वो किसका है? पहले वेक्टर का, यानी आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। वेक्टर बी बराबर कितना दिया है? 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप ना। वेक्टर सी बराबर कितना दिया है? 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप। वेक्टर डी बराबर कितना दिया है? आई कैप माइनस 6 जे कैप और माइनस के कैप। तो सरल रेखाओं ए बी और सी डी के बीच कोण ज्ञात कीजिए। अच्छा, आपको ए बी और सी डी के बीच क्या बताना है? कोण। अभी हमने तो जैसे बिंदु दर्शाए सबको एक ही लाइन में दर्शा दिया ना, क्योंकि मैंने लास्ट पढ़ा में सरल रेख दर्शाना था। लेकिन आपको यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि ए बी और सी डी के बीच कोण निकालो। यानी हो सकता है कि आपका ए पॉइंट इधर हो, बी पॉइंट यहाँ पर हो सकता है आपका सी पॉइंट इधर हो, डी पॉइंट यहाँ पर हो। तो आप सी डी को मिलाओ कुछ ऐसे आए, ए बी को मिलाओ कुछ ऐसे आए। ये सी है, ये पॉइंट आपका क्या है? डी। तो ये आपका ए बी वेक्टर हुआ और ये आपका सी डी वेक्टर हुआ। तो दो वेक्टर इनके बीच में कुछ कोण बनेगा कि नहीं बनेगा? हो सकता है इनके बीच में कुछ कोण बने, 0 अंश भी बन सकता है, 90 अंश बन सकता है, 180 बन सकता है। तो जो ही बने, क्या दो सदिशों के बीच कोण निकालना आप जानते हो कि नहीं जानते हो? आप अब डॉट प्रोडक्ट से भी दो सदिशों के बीच कोण निकाल सकते हो और क्रॉस प्रोडक्ट का भी प्रयोग करके आप दो सदिशों के बीच कोण निकाल सकते हो। तो लेकिन उससे पहले आप सदिश तो निकालो। तो हमको क्या पूछा है? ए बी और सी डी के बीच कोण पूछा है ना, वेक्टर ए बी और वेक्टर सी डी के बीच कोण पूछा है। तो सबसे पहले आप वेक्टर निकालो। चूंकि वेक्टर ए बी कैसे निकालोगे? बी के स्थिति सदिश में से ए की स्थिति सदिश घटा दोगे। अरे दो वेक्टर कैसे निकालते हो? फाइनल वाले के स्थिति सदिश में से इनिशियल वाले का स्थिति सदिश घटाते हो, तो वही आपको पूरा ए बी वेक्टर मिलता है। तो बी की स्थिति सदिश क्या है? वेक्टर बी। ए की स्थिति सदिश क्या है? वेक्टर ए। तो वेक्टर बी में से वेक्टर ए घटाओ, वेक्टर बी है कितना? 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप। इसमें से आपको घटाना है वेक्टर ए। वेक्टर ए कितना है? आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो कितना हुआ? इसमें से इसको घटाओगे तो 2 आई में से आई घटाओगे केवल आई कैप बचेगा, 5 जे में से जे को घटाओगे केवल क्या बचेगा? 4 जे कैप बचेगा और यहाँ पर केवल माइनस के कैप, क्योंकि इधर के कैप है ही नहीं। तो 0 के कैप मान सकते हो। 0 के कैप में से के कैप घटाओगे तो माइनस के कैप आएगा। तो ये आपका क्या हुआ? वेक्टर ए बी। फिर हमको सी डी की, तो आप सी डी निकालो। सी डी बराबर क्या हो जाएगा?
डी के स्थिति सदिश में से सी की स्थिति सदिश घटाओगे तो डी की स्थिति सदिश वेक्टर डी है और सी की स्थिति सदिश वेक्टर सी आपने माना है। तो वेक्टर डी कितना है, आई कैप -6 जे कैप और माइनस के कैप। इसमें से आपको घटाना है सी की स्थिति सदिश यानी 3i कैप प्लस 2 जे कैप और -3 के कैप ना। तो कितना है, इसमें से इसे घटाओगे, एक में से -3 करोगे तो -2 बचेगा तो -2 आई कैप, -6 में से -2 करोगे तो -8 जे कैप और माइनस के में से +3 करोगे तो +2 क्योंकि प्लस वाला ज्यादा है ना तो +2 के कैप। ये आपको क्या मिला, वेक्टर सी डी। और अगर आप ध्यान से देखो इसमें माइनस का गुणा कर दिया, अरे इन दोनों वेक्टर को अगर ध्यान से देखो ये आई कैप है -2 आई कैप यानी -2 का गुणा किया, क्या इधर भी -2 का गुणा किया 4 दूनी -8 और -2 का गुणा करोगे +2 हो जाएगा। यानी ये जो हुआ इसी में 2 का गुणा करने पे ये मिला है यानी इसका, लेकिन माइनस का गुणा करने मिला। माइनस गुणा करने का मतलब क्या है, ये दोनों एक दूसरे क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। आपने पढ़ा है दो सदिश संरेख कब होता है, वेक्टर ए अगर ये बराबर हो लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, यानी वेक्टर बी में हम किसी नंबर का गुणा कर दें और आपको पहला वेक्टर मिल जाए यानी दोनों सदिश क्या हो जाता है, संरेख हो जाता है। तो सीधी सी बात है भाई, इसमें अगर आप -2 का गुणा करोगे आपको ये वेक्टर मिल जाएगा यानी ये दोनों वेक्टर एक दूसरे क्या हुआ, संरेख होगा। तो जब दो वेक्टर एक दूसरे का संरेख होता है तो सीधा उसके बीच या तो कोण 0 अंश होगा या तो 180 अंश होगा। जब एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो उनके बीच कोण कितना होता है, 0 अंश, और जब दोनों अब एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में तो उनके बीच कितना होता है, 180 अंश। तो ये दोनों में माइनस का गुणा किया यानी एक दूसरे के अपोजिट हुए तो इनके बीच कोण सीधा बता सकते हो 180 अंश। फिलहाल आप डॉट प्रोडक्ट का भी प्रयोग करके बता सकते हो। कैसे डॉट, क्योंकि आपको पता है कि cos थीटा बराबर क्या होता है, अरे जिस दो वेक्टर के बीच अगर मान लो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच आपको कोण निकालना है तो cos थीटा बराबर क्या लिखते हो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान माडा वेक्टर ए माडा वेक्टर बी। ख्याल है ना ये चीज। तो आप cos थीटा बराबर, क्योंकि हमको इन दोनों के बीच कोण निकालना है, चलो आप ऐसे बोल दो, माना इन दोनों के बीच कोण कितना है, थीटा। माना क्योंकि इन्हीं दोनों के बीच कोण पूछा है ना वेक्टर ए बी और वेक्टर सी डी के बीच, तो माना वेक्टर ए बी और वेक्टर सी डी के बीच कोण कितना है, थीटा है। तो आप क्या लिख सकते हो, cos थीटा बराबर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट यानी वेक्टर ए बी डॉट वेक्टर सी डी अपान माड ऑफ वेक्टर ए बी और माड ऑफ वेक्टर सी डी। ठीक, तो बताओ cos थीटा बराबर वेक्टर ए बी कितना आया, आई कैप प्लस 4 जे कैप, आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस के कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है सी डी के साथ, सी डी आपका कितना आया है, -2 आई कैप -8 जे कैप प्लस 2 के कैप अपान अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा और -1 का स्क्वायर प्लस 1 होगा। फिर अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64 और 2 का स्क्वायर 4। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हो, आई कैप में आई कैप का गुणा, -2 -1 का गुणा करोगे -2, फिर इसमें इसका गुणा 8 चौक 32 -32 और प्लस माइनस माइनस कितना, 2 1 के 2 बटे 16 17 18, ये अंडर रूट 18 हुआ और ये कितना हुआ 64 4 68 और 68 4 72। ठीक, तो कितना हुआ ये 32 2 34 और 34 2 36 यानी -36 बटे ये कितना हुआ अंडर रूट 18। अच्छा 18 को क्या आप 9 दूनी 18 लिख सकते हो ये ना, तो 9 का अंडर रूट 3 बाहर हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा कितना 2, और 72 को आप कितना लिख सकते हो, 72 में पहले इसको करो कितना निकाल सकते हो, 2 3 6 और 2 6 12, फिर 36 का तो सीधा 6 हो जाएगा, अरे 36 गुना 72, 36 को आप 6 अंडर रूट 2 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, यानी कितना है -36 बटे 6 18 और अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 मिलकर फिर से 2 हो जाएगा, यानी 6 18 18 गुना 36, ये भी 36 आया, तो ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 1, यानी cos थीटा बराबर कितना आ गया -1 ना, cos थीटा बराबर कितना आया -1, तो कितने का वैल्यू पाई, cos 180 का ही तो वैल्यू -1 होता है, तो यानी यहाँ से आपको थीटा बराबर कितना मिला 180 अंश। तो आपको इन दोनों के बीच कोण पूछा था, इन दोनों के बीच कोण कितना है, इतना, यानी जो वेक्टर ए बी है कुछ आपका इस तरीके से, और जो वेक्टर सी डी है कहने के लिए हम लोग यहाँ पर लिख दिए, यानी वेक्टर सी आप मतलब सी पॉइंट कहीं इधर रहा होगा, डी पॉइंट कहीं इधर रहा होगा, तब वेक्टर सी डी ऐसा हुआ, तभी तो एक वेक्टर ऐसे एक वेक्टर ऐसे उनके बीच एंगल 180 हुआ होगा। समझ आ रहा है कि नहीं बात समझ आ रहा है, तो इनके बीच एंगल पूछा था, तो इनके बीच एंगल हुआ। फिर आपको क्या बोला है,
कि निगमन कीजिए। देखो यहाँ पर आपको ये नहीं बोला सिद्ध कीजिए, क्योंकि आप सिद्ध करने पूछता तो आप दो सदिशों को संरेख दर्शाने के पीछे 2-3 तरीका देख चुके हो। यहाँ पर आपको क्या बोला, निगमन कीजिए कि ए बी और सी डी संरेख है। निगमन करने का मतलब आप कुछ ऐसा करते हुए दिखाइए, शो करते हुए, यानी कुछ इस टाइप से, वेक्टर ए बराबर लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। जब ऐसा केस आता है तो यही तो होता है कि दोनों सदिश एक दूसरे के संरेख होते हैं। तो चलो हम ऐसे दर्शाते हैं, पहले आप इतना कॉपी करो। तो आप इसे कॉपी कर चुके होंगे। अब हमको निगमन करना है, यानी सिद्ध करना है कि जो आपका वेक्टर ए बी है वो वेक्टर सी डी के क्या है, संरेख है। तो हम वेक्टर ए बी को रखते हैं और इसको रखते हैं। अब ध्यान से देखो, उसी के नीचे आपने लिखना, चूंकि वेक्टर ए बी बराबर कितना है, आई कैप प्लस 4j कैप और माइनस के कैप। वेक्टर सी डी कितना है, माइनस 2i कैप माइनस 8j कैप और प्लस 2k कैप। तो क्या हम इसमें से -2 कॉमन ले लें? अगर -2 कॉमन लेंगे तो आई कैप प्लस -2 कॉमन लियो तो प्लस हुआ और 2 चौके 8 और प्लस में से माइनस कॉमन लियो तो माइनस बचेगा, 2 कॉमन लियो तो के कैप। तो यानी वेक्टर सी डी बराबर इतना आया। तो दिस इंप्लाइज दैट वेक्टर सी डी बराबर कितना आया, -2। इतने को क्या लिख सकते हो, वेक्टर ए बी लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो इसको। तो ध्यान से देखो, ये जो दूसरा वेक्टर है ये पहले वेक्टर का -2 गुना हो गया। इस बात का मतलब कि जब कोई वेक्टर किसी वेक्टर का लैम्डा गुना होता है, लैम्डा का वैल्यू यहाँ पर ये हुआ ना, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो दिस इंप्लाइज दैट वेक्टर सी डी ये बराबर हो लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर ए बी। यहाँ लैम्डा बराबर कितना आया है, -2। तो जब इस फॉर्म का होने का मतलब क्या है, दो सदिश एक दूसरे के संरेख हुए। आपने बहुत देखा है ना कि वेक्टर ए अगर ये लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी हो तो इस बात का मतलब क्या है, दोनों सदिश एक दूसरे के संरेख होते हैं। तो यह वेक्टर इसका लैम्डा गुणायक नहीं है, तो यानी ये दोनों एक दूसरे क्या हो गए, संरेख हो गए। तो यही आपने देखो निगमन किया, सिद्ध नहीं किया, आपने प्रूफ नहीं किया दोनों सदिश एक दूसरे के, आपने निगमन करते मतलब निकालते हुए बताया कि ये देखो एक दूसरे के संरेख है। तो आप क्या बोलोगे कि दिस इंप्लाइज दैट वेक्टर सी डी वेक्टर ए बी के क्या है, संरेख है। या आप ऐसे बोल सकते हो वेक्टर ए बी तथा वेक्टर सी डी दोनों एक दूसरे के संरेख। तो आपको ये भी कॉपी करना, आप उसके आगे ये भी कॉपी कर लो उसी के नीचे। फिर हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 28। उदाहरण नंबर 28 में क्या बोला है, मान लीजिए वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी तीनों सदिश इस प्रकार है कि आपको दिया है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी वेक्टर सी कुछ ऐसा है कि माड ऑफ वेक्टर ए भी दिया है क्या ना 3, माड ऑफ वेक्टर बी कितना दिया आपको 4 और माड ऑफ वेक्टर सी आपको कितना दिया है 5, और इनमें से प्रत्येक अन्य दो सदिशों के योगफल पर लंबवत है। इस बात का मतलब समझ रहे हो, आपको पता है जब दो वेक्टर एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0। तो आपको ये बोला है कि इनमें से प्रत्येक जो बचे दोनों होंगे उनके लंबवत होंगे, यानी जो वेक्टर ए होगा यह परपेंडिकुलर होगा। अब बचे कौन कौन से दो हैं, बी और सी, तो इनके योगफल पे यानी बी और सी पर लंबवत होगा। ऐसे वेक्टर बी ये किसके लंबवत होगा, अब बचा कौन, ए और सी बचा है, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी पर लंबवत होगा। फिर तीसरा वेक्टर सी ये भी किस पे लंबवत होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी पे। यही बोला है ना, इनमें से प्रत्येक सदिश यानी ए भी बी भी और सी भी किस पे लंबवत है, जो बचे दोनों हैं उनके योगफल पर लंबवत है। ये सवाल बोला है। तो सवाल के हिसाब से क्योंकि आपको सवाल में दिया है क्या कि इनमें से प्रत्येक अन्य दो सदिशों के योगफल लंबवत है, आपको ये भी दिया है, आप यहां पर ही लिखो कि वेक्टर ए ये परपेंडिकुलर है वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी पे, वेक्टर बी ये परपेंडिकुलर है वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी पे, और वेक्टर सी ये परपेंडिकुलर है वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी पे। पहले ये लंबवत दिया तब क्या इससे कुछ लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, अगर दो सदिश एक दूसरे पे लंबवत होता है तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0, और दो सदिश एक दूसरे के डायरेक्शन में होता है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है 0। बताए थे ये बात ना। तो अगर ये दोनों एक दूसरे पे लंबवत है इस बात का मतलब क्या, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे तो 0 आएगा, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी ये कितना हो जाएगा 0। और यहां से क्या लिख सकते हो, अगर ये इस पे लंबवत है तो इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट 0 है, यानी वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी ये भी कितना हो जाएगा 0। और यहां से क्या मतलब हुआ, वेक्टर सी का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ये कितना हो जाएगा 0। समझ में आ रहा है ना, जैसे हमको दिखा कि अगर ये इसके लंबवत है इसका काम पड़े ना पड़े लेकिन हम लिख लेंगे इसको, अब जो काम पड़ेगा तो लिखेंगे, नहीं काम पड़ेगा नहीं लिखेंगे। फिर आगे देखो, फिर क्या बोला है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको तीनों वेक्टर का परिमाण पूछा है ना, माड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी आपसे पूछा है कितना होगा। ख्याल करो
जब आपको बोले थे कि मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी आए, ये कब मिलता है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का उसी के साथ अगर हम डॉट ले लें, चलो हम ऐसा लिखते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का स्क्वायर ये किसके बराबर होता है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर, ख्याल है ये चीज? ख्याल है ना? किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो उसी वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर आता है। ऐसा लैंग्वेज वहां पर यूज हुआ है ना, तो आप यार, और वहां पर ऐसा क्वेश्चन भी किए हो, ऐसा पूछा। तो जब इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे, ध्यान से देखो क्या ये कितना हो जाएगा। अब इसको हम ध्यान से देखो, दो तरीके से कर रहे हैं हम, इसका भी प्रयोग कर देते हैं। कैसे? वेक्टर ए का वेक्टर ए के साथ डॉट, क्योंकि आपको पता है कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो वितरण रूल का पालन करता है, यानी इसका इसके साथ डॉट, फिर इसका सबके साथ डॉट लोगे तो पहले ए का ए के साथ डॉट लो, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, फिर वेक्टर ए का इसके साथ भी डॉट होगा, वेक्टर ए का इसके साथ भी डॉट होगा, तो हम इसको ऐसे लिख दे क्या, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। अरे ए का ए के साथ डॉट लिए, फिर ए का इन दोनों के साथ डॉट लेंगे। अब इसको इसको अलग नहीं लिख रहे हैं क्योंकि सीधा हमें ये वैल्यू पता है, बात समझ आ रहा है ना? तो ठीक, प्लस ऐसे बी के साथ भी करो, बी का किसके साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे, एक बार बी के साथ ले लो, फिर ए और सी के साथ बचा रहेगा, हमारा काम में आ जाएगा। यानी इसको लिखते हैं वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी। समझ में आ रहा है ना? सेम वैसे वेक्टर सी का तीनों के साथ लोगे, यानी वेक्टर सी का ए और बी के साथ भी लोगे, तो वेक्टर सी का डॉट प्रोडक्ट लोगे वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी के साथ, और अभी एक सी के साथ बचा रहेगा, तो वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी। तो बताओ ये कितना हुआ? वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट उसी वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर होता है, और ये तो कितना हो जाएगा? 0। ये कितना हो जाएगा? वेक्टर बी के परिमाण का स्क्वायर, फिर ये कितना हो जाएगा? 0। ये भी कितना हो जाएगा? 0, और ये कितना हो जाएगा? वेक्टर सी के परिमाण का स्क्वायर। ये कैसे 0 हुआ? हम इस पूरे को मान लेते हैं 1, तो हम यहाँ पर सीधा लिख देते हैं समीकरण 1 से ना, जहां जहां 0 हुआ समीकरण 1 से हुआ। अब बताओ वेक्टर ए का परिमाण कितना दिया है? 3, तो 3 का स्क्वायर 9। वेक्टर बी का परिमाण कितना दिया जा, तो 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, तो 16 9 25 और 25 25 50, ये कितना हुआ? 50। यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के परिमाण का स्क्वायर कितना है? 50। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का केवल परिमाण स्क्वायर हो जाकर क्या आ जाएगा? अंडर रूट 50, और अंडर रूट 50 यानी 25 दूना 50, और 25 को आप क्या लिख सकते हो? 5, और बचा अंडर रूट 2, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का परिमाण कितना है? 5 अंडर रूट 2। अच्छा क्वेश्चन था ना, समझ में आ रहा है? तो आपको कॉपी करना, आप इसे कॉपी करो, फिर हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 29। चलो उदाहरण नंबर 29 में क्या बोला है? तीन सदिश वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी प्रतिबंध वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी को संतुष्ट करते हैं यदि वेक्टर ए का परिमाण इतना हो, वेक्टर बी का परिमाण इतना हो, वेक्टर सी का परिमाण इतना हो, तो एक राशि है न्यू, जहां पर क्या बोला? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, हमें इसको ज्ञात करना है। ऐसा क्वेश्चन आप वहां पर सेम किए हो ना, वहां पर आपको पूछा था वेक्टर ए प्लस वेक्टर, आप इसको देखो आप दो तरीके से कर सकते हो, एक जो पहले तरीके से किए वैसे भी, और एक यहाँ पर जो इसका दिया है सोल्यूशन उस तरीके से। उदाहरण नंबर 29, इसमें क्या बोला है? आपको ये दिया है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी ये किसके बराबर है? 0 वेक्टर, क्योंकि 3 सदिश को जोड़ोगे तो 0 वो भी सदिश आएगा, तो इसलिए वहां पर 0 वेक्टर लिया। यदि आपको ये भी दिया कि जो वेक्टर ए का परिमाण है वो कितना है? 3, जो वेक्टर बी का परिमाण है वो कितना दिया है? 4, और जो वेक्टर सी का परिमाण दिया वो कितना दिया है? 2 ना। तो एक राशि है म्यू, ये कितना दिया है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए पूछा ना, हमको इसका मान याद करना है। अब ध्यान से देखो, पहले इस तरीके से देख लेते हैं। देखो आपको पता है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी ये किसके बराबर है? 0 वेक्टर के। तो हम क्या करते हैं? दोनों साइड वेक्टर ए से डॉट ले लेते हैं, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तो इधर भी वेक्टर ए के साथ आपको डॉट लेना पड़ेगा। समझ आई बात? हमने क्या किया? दोनों साइड वेक्टर ए से क्या लिया? डॉट प्रोडक्ट ले लिया। तो अगर इधर भी वेक्टर ए के साथ डॉट प्रोडक्ट लिए तो फिर इधर भी वेक्टर ए के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। तो अब इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करो, क्या आ जाएगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। फिर इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे, क्या आएगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। और इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे, कितना आएगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। ये बराबर किसी वेक्टर का 0 वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हो फिर क्या आ जाता है? क्यों?
क्योंकि आपको पता है ना वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होता क्या है, वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर बी का परिमाण इनटू का थीटा। तो जब दूसरा वेक्टर जीरो वेक्टर हो तो उसका परिमाण भी कितना होगा, जीरो, और जीरो को गुणा करो पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। यानी किसी वेक्टर का जीरो वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो आपको क्या मिलेगा, जीरो। अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए यानी वेक्टर ए के परिमाण का स्क्वायर, अरे किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो उसी वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर मिलता है। और बाकी ये तो आपका वैसे रहने दो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, सॉरी डॉट, और यही बराबर किसके हुए, जीरो के। तो वेक्टर ए का परिमाण है कितना, हम इसको ऐसे लिख दे क्या, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, ये प्लस उधर जाके क्या आ जाएगा, माइनस मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज दैट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी बराबर हुआ माइनस ए का परिमाण कितना है 3 और 3 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, -9। इसको कुछ मान लो समीकरण नंबर 1। अभी आपने वेक्टर ए के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया, अब इसी में आप वेक्टर बी के साथ करो, यानी वेक्टर बी के साथ जब डॉट प्रोडक्ट लो किसका, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तो यानी वेक्टर बी डॉट जीरो वेक्टर, बोलो। अरे इसी में पहले आपने वेक्टर ए का दोनों तरफ डॉट प्रोडक्ट लिया, फिर अब दोनों तरफ हम क्या करते हैं, वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। जब वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट लोगे ये कितना आ जाएगा, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट यानी वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, फिर इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट यानी वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, और फिर इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट यानी वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, और ये तो कितना आ जाएगा, जीरो के। तो यहां से बताओ वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर आएगा, वो उधर जाके क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर। तो यहां से आपको क्या मिला, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी माइनस बी का मान कितना है 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर कितना जगह 16, मान लेते हैं समीकरण नंबर। अब आप तीसरा समीकरण हुए तो सीधा तीसरा इसी प्रकार लिख दें, बोलो। तो इसी प्रकार क्या करो, अब ध्यान से देखो, जब आप यहां पर C के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे, क्योंकि इधर भी C के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे, इधर भी C के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे, तो जब इधर C के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे कितना आएगा, वेक्टर C डॉट वेक्टर A प्लस वेक्टर C डॉट वेक्टर B, और जब वेक्टर C का C के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे उसके मॉड का स्क्वायर होगा, और उधर जाके क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ मॉड ऑफ वेक्टर C का स्क्वायर, यानी वेक्टर C डॉट वेक्टर A प्लस वेक्टर C डॉट वेक्टर B, ये बराबर कितने का हुआ, माइनस मॉड ऑफ C कितना है 2 का स्क्वायर यानी -4, इसको मान लेते हैं कितना 3। तो अब यहां पर देखो एक में ए डॉट बी आया, ए डॉट सी आया, तो आप समझ रहे हो, आप इसको क्या करो, जोड़ दो। अरे जोड़ोगे तो सब दो बार आ जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी यहां पर भी होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी यहां पर, और बी डॉट ए बोलो या ए डॉट बी बोलो, क्योंकि सदिशों का अदिश गुणनफल क्रम विनिमय प्रगुण का पालन करता है। जो डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर होता है वो क्रम विनिमय प्रगुण का पालन करता है। तो आप वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए को वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी भी लिख सकते हो। तो जब आप इन तीनों को जोड़ोगे तो ए बी 2 बार मिलेगा, फिर ए सी भी 2 बार मिलेगा, और जो आपका बी सी है ये भी आपको क्या मिलेगा, 2 बार मिलेगा। यानी एक में 1, 2 और 3 को जब जोड़ोगे तो आपको 2 बार क्या मिला, वेक्टर ए डॉट बी मिला, फिर 2 बार आपको वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी मिला, और 2 बार आपको वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए मिला। बात समझ में आया। इस साइड भी जोड़ो, इस साइड -9 -16 और -4, तो कितना 16 4 20 और 20 9 29, यानी कितना आ गया -29। तो यहां से हमें केवल वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए चाहिए था, तो ये कितना हो जाएगा -29/2, और इसी को इसमें क्या बोल दिया है, म्यू, और यही तो बोला है म्यू ना, आपको इसी का मान पूछा था। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये चीज समझ में आ रहा है आपने। अब देखो पहले आप ये कॉपी करो, फिर हम इसके आगे बात करते हैं। तो आप इसे कॉपी कर चुके होंगे। अब आप वहां पर प्रश्नावली में ही ये क्वेश्चन कर चुके हैं, ऐसा क्वेश्चन सेम ऐसा क्वेश्चन किया, लेकिन वहां पर आपने कैसे किया था, अभी इसके पहले वाले जैसे क्वेश्चन किए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के परिमाण का जो स्क्वायर होता है इसको आप कैसे लिखते हो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, फिर इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, फिर इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, फिर बी का तीनों के साथ लोगे यानी वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, फिर वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, फिर वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, फिर सी का तीनों के साथ लोगे तो वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी और वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी। करोगे ना ऐसा क्रम विनिमय प्रगुण का पालन। और बताओ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर कितना दिया है, तो इसका परिमाण कितना हो जाएगा 0, और 0 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा, चलो ऐसे लिख देते हैं ना, 0 का स्क्वायर करो कितना आएगा 0। अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए को आप क्या मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक।
अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है ही प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी को हम वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए लिख देते हैं, क्योंकि मैं आगे ए बी बी सी सी ऐसा काम पड़ेगा ना। फिर ए बी चाहिए तो यहाँ पर बी है, तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं, बी ए को वेक्टर ए डॉट वेक्टर ऐसा लिख देते हैं, प्लस वेक्टर बी का वेक्टर बी के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे तो उसी वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर आएगा। फिर बी सी चाहिए तो इसको बी सी ही रहने दो, सी ए चाहिए तो इसको सी ए ही रहने दो, सी बी नहीं चाहिए हमको बी सी चाहिए तो हम सी वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी को वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी लिख सकते हैं, और वेक्टर सी में वेक्टर सी का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो उसी वेक्टर के परिमाण का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो 0 बराबर क्या हुआ, वेक्टर ए का परिमाण कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9। अब देखो ए बी 2 बार है तो क्या यहां से हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2 बार ए बी, फिर 2 बार बी सी भी तो आएगा, बोलो, तो बी सी 2 बार हुआ यानी वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, और फिर सी ए भी तो 2 बार आएगा तो यानी वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए। ठीक, अब यहां से वेक्टर ए का परिमाण बचा है तो इसको मैं ऐसा लिख दे क्या, वेक्टर ए का परिमाण इधर आके माइनस वेक्टर ए का परिमाण का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस वेक्टर बी के परिमाण का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस वेक्टर सी के परिमाण का स्क्वायर। ये इसको उधर ले, जो प्लस उधर जाके माइनस हो गया, तो कितना आ जाएगा ये, माइनस वेक्टर ए का परिमाण है कितना 3, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4, ये बराबर 2, और इश्यू को क्या बोला है म्यू, अरे यही तो मान निकालना है ना, तो कितना हो जाएगा ये 16 4 20 9 29, माइनस 29 बराबर 2 म्यू, तो यहां से आप बोल सकते हो म्यू बराबर माइनस 29/2। तो आप इस मेथड से पहले कर चुके हो, प्रश्नावली में ऐसा सवाल किए हो 10.3 में ना, तो आपको ये भी अगर कॉपी करना तो आप कॉपी कर लो। फिर हम देखते हैं इसका अगला कुछ उदाहरण, यानी उदाहरण नंबर 30। चलो उदाहरण नंबर 30, इसमें क्या बोला, यदि परस्पर लंबवत मात्रक सदिशों आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप जे कैप के कैप एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही तो होते हैं ना, तो इसमें क्या बोला कि दक्षिणावर्ती पद्धति के सापेक्ष वेक्टर अल्फा बराबर कितना दिया है 3i कैप माइनस जे कैप, वेक्टर बीटा बराबर कितना दिया है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप को बी कैप इतना हो, तो वेक्टर बीटा बराबर वेक्टर बीटा 1 प्लस वेक्टर बीटा 2 के रूप में अभिव्यक्त कीजिए। यानी जो वेक्टर बीटा है इसको हमको 2 वेक्टर के रूप में जोड़ के लिखना है, यानी एक नया वेक्टर बनाना है, एक नया वेक्टर बनाना है। इसी वेक्टर बी को 2 पार्ट में तोड़ देना है, जैसे भाई इसको आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस ये एक वेक्टर हुआ, फिर बचा कितना रहेगा आई कैप, जे कैप लिख चुके बचा कितना है 0 कैप, और प्लस एक कैप लिख के बचा कितना रहेगा -4 कैप। तो 2 वेक्टर के बीच में तोड़ दिए कि नहीं तोड़ दिए, तो ऐसे ही 2 वेक्टर के बीच में तोड़ के लिखना है, ताकि आपको यहां पर बोला जहां बीटा 1 के बारे में क्या बोला है कि जो बीटा 1 है यह वेक्टर अल्फा के समांतर, वेक्टर अल्फा के समांतर होने का मतलब 2 वेक्टर समांतर होने का मतलब लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर ए हो, ये अल्फा है ना वेक्टर अल्फा। और क्या बोला वेक्टर b2 ये अल्फा के लंबवत हो, यानी जो वेक्टर b2 है यह लंबवत है किसके, अल्फा वेक्टर के। ठीक है, ध्यान से देखो क्वेश्चन थोड़ा ये ठीक है, आपको क्या बोला एक बार फिर से थोड़ा क्वेश्चन समझना, करा कि वेक्टर अल्फा इतना है और वेक्टर बीटा इतना, तो ये जो वेक्टर बीटा लिखो इसको ऐसे 2 पार्ट में ब्रेक कर दो, तो उसमें से जो पहला वेक्टर आएगा उसको b1 लिख सकते हो, और जो दूसरा वेक्टर आएगा उसको आपको नामतः क्या दर्शा रहे हो b2। लेकिन b1 और b2 का खासियत इसको ऐसे 2 भाग में तोड़ना कि इन दोनों भाग में से जो पहला भाग हो वो पहले के तो क्या आ जाए समांतर, और ये जो दूसरा भाग है ये पहले के क्या आ जाए लंबवत। समझ में आ रहा है ना। अब ध्यान से देखो यहां से आप क्या लिख सकते हो, क्योंकि हमको b1 और b2 ही तो चाहिए, तो बताओ वेक्टर b1 बराबर लैम्डा टाइम्स वेक्टर अल्फा, ये हम लैम्डा टाइम्स क्यों लिखे बात समझ में आ रहा है ना, यहां पर लिख देना चूंकि वेक्टर b1 ये क्या है अल्फा, वेक्टर अल्फा के समांतर है, समांतर यानी संरेख होने का बात आएगा, तो समांतर है, तो समांतर कोई एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का समांतर कब होगा, जब पहला वेक्टर दूसरे वेक्टर का लैम्डा टाइम्स हो। अरे अभी आपने देखा संरेख या समांतर का केस, तो वेक्टर b1 को ऐसा लिख सकते हो, तो यहां से बताओ वेक्टर b1 बराबर क्या आ जाएगा लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए, सॉरी वेक्टर अल्फा है कितना 3i कैप माइनस
जे कैप। यानी यहां से क्या आप वेक्टर v1 बराबर कुछ ऐसा लिख सकते हो 3 लैम्डा, क्योंकि आपको पता है इसका गुणा इसमें भी हो जाएगा, इसका गुणा इसमें भी हो जाएगा, यानी 3 लैम्डा आई कैप माइनस लैम्डा जे कैप। लेकिन फिर आपको ये भी शर्त बोला कि जो b2 है ये अल्फा के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। अगर कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो तुरंत आप सोचो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। अरे देखो, कोई दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होगा तो उसका डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 0। तो b2 तो हमें नहीं पता है, लेकिन वेक्टर अल्फा में पता। अरे वेक्टर अल्फा तो दिया ही है ना, लेकिन वेक्टर बीटा2 ये नहीं पता है। तो बीटा2 पहले निकालो कहीं से। अब बीटा2 कैसे निकलेगा, यहां से बीटा2 निकाल सकते हो क्या ना, एक काम करो, इसको आप कुछ 1 मान लेना, इसको आप 2 मान लेना और इसको आप 3 मान लेना। हम समीकरण मानने का जरूरत क्यों पड़ा, क्योंकि हमको बीटा2 निकालना पड़ेगा। तो समीकरण 1 से आप क्या लिख सकते हो, वेक्टर बीटा बराबर, सॉरी वेक्टर हमें बीटा2 जो कमा चाहिए ना, तो वेक्टर बीटा2 ये बराबर कितना हो जाएगा, बताओ। यहां से 50 करके बीटा2 निकालो, क्योंकि हमको उसका काम है। तो b2 बराबर कितना, बीटा2 बराबर कितना हो जाएगा, वेक्टर बीटा माइनस वेक्टर बीटा1। बोलो, अरे प्लस इधर जाके बस माइनस हुआ, यहां से हमको बीटा2 ही तो मिला, तो वेक्टर बीटा पता है और वेक्टर b1 भी तो पता हो गया। तो यहां से क्या बोल सकते हो, दिस इंप्लाइज दैट वेक्टर बीटा2 बराबर हुआ वेक्टर बीटा कितना है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप माइनस वेक्टर b1 कितना है 3 लैम्डा आई कैप माइनस लैम्डा जे कैप। तो बताओ सर, और ये कहां से लिखेंगे, फ्रॉम 1 और 2 ना, अरे 2 का भी हम वैल्यू रखें, ठीक है। तो बताओ बीटा2 बराबर कितना आ गया, यहाँ पर 1 लिख दिए क्या, तो फिर यहाँ पर केवल 2 लिखो ना, और यहाँ पर समीकरण 1 ऊपर लिख दिए, तो यहाँ पर केवल आप समीकरण 2 से जो मान हमने बीटा1 का निकाल के यहाँ से रखा। तो बताओ आई कैप वाले में से आई कैप घटाओगे, यानी 2 में से 3 लैम्डा घटाओगे, तो यानी कितना आ जाएगा 2 माइनस 3 लैम्डा आई कैप। फिर जे वाले में से जे वाला घटाओगे, यानी कितना, यहाँ पर 1 बचा है और इसमें से घटाओगे माइनस प्लस लैम्डा जे कैप, और के वाले में से के वाला घटाओगे, तो यहाँ पर के वाला कुछ है ही नहीं, तो बचे कितना, केवल 3 के कैप। तो आपको वेक्टर बीटा2 भी पता चला। तो अगर वेक्टर बीटा2 पता चला और अल्फा आपको पता ही है, तो बस ले जाके यहाँ पर आपको रखना है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, फिर देखते हैं इस पे। तो समीकरण आप 3 से क्या लिख सकते हो, समीकरण 3 में ले जाके रखो बीटा2 का मान कितना 2 माइनस 3 लैम्डा आई कैप प्लस 1 प्लस लैम्डा जे कैप माइनस 3 के कैप। ये तो किसका मान है, बीटा2 का। अभी इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है, किसके साथ, अल्फा के साथ। और अल्फा वेक्टर आपको दिया ही है कितना 3i कैप माइनस जे कैप, और ये बराबर कितना है 0 के। तो दिस इंप्लाइज डॉट कैसे लेते हो, आई कैप का आई कैप के साथ, यानी 3 × 2 माइनस 3 लैम्डा। बोलो, अरे इसका गुणा इसकी आई कैप में होगा ना, और फिर जे वाले का गुणा जे वाले में होगा, तो जे वाले के सामने कितना है -1, इसका गुणा जे वाले में करो कितना 1 प्लस लैम्डा। फिर यहाँ पर जे के कैप है ही नहीं 0, और जब 0 का गुणा करोगे तो 0 आ जाएगा, तो फिर लिखने कोई मतलब ही नहीं है। तो 3 दूनी 6 माइनस 3 का 9 लैम्डा -1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। क्या यहाँ से लैम्डा का मान निकल रहा है क्या, -9 -1 -10 लैम्डा हुआ, और 6 में से घटाओगे +5, और +5 उधर जाके क्या हो जाएगा -5। तो माइनस से माइनस कटा, तो यहाँ से क्या मिला लैम्डा बराबर 1/2। अरे 10 गुणा इधर आके भाग हो जाएगा, तो आपको क्या मिला लैम्डा का मान। लेकिन हमको लैम्डा का मान पूछा ही नहीं, हमको पूछा क्या है बीटा1 प्लस बीटा2। तो बीटा1 कैसे, अब बताओ जब लैम्डा का वैल्यू पता चला तो बस लैम्डा का वैल्यू इसमें लाके रख दोगे तो बीटा1 का मान पता चल जाएगा, और फिर बीटा2 का मान यहाँ पर लैम्डा का वैल्यू लाके रख दोगे तो आपको बीटा2 का मान पता चल जाएगा। आपको बीटा1 और बीटा2 ही तो चाहिए था ना। तो फिर अब क्या करो, बस अब आपको लैम्डा का मान समीकरण 2 में रखना है, और इसको भी आप कुछ नया समीकरण मान लेना, समीकरण 3 मान लेना, ठीक है। इस समीकरण 3, अच्छा समीकरण 3 ये हुआ है, तो आप इसको समीकरण 4 मान लेना। तो लैम्डा का मान कहाँ रखना है, समीकरण 2 और समीकरण 4 में। तो पहले आप इतना कॉपी करो, फिर हम इसका मान रखते हैं समीकरण 4 में। तो पहले आप इतना कॉपी करो, फिर हम इसका मान रखते हैं। तो आप इसे कॉपी कर चुके होंगे, क्या यहाँ तक समझ में आया कि एक बार आप फिर से इसे देखना, एक बार पहले देख लो, फिर इसके आगे हम कॉपी करते हैं। आपको दिया है सवाल में वेक्टर अल्फा इतना है, वेक्टर बीटा इतना है। सवाल में बोला है कि जो वेक्टर बीटा इसको हमको 2 पार्ट में लिखना है, वेक्टर b1 प्लस वेक्टर b2 के रूप में लिखना है।
लेकिन वेक्टर b1 और वेक्टर b2 अपने मन से कुछ नहीं होना चाहिए। शर्त है कि जो पहला वेक्टर b1 है ये वेक्टर बीटा1 वेक्टर बीटा1 ये अल्फा के क्या हो, समांतर। समांतर होने का मतलब जब दो वेक्टर समांतर होता है पहले वेक्टर को दूसरे वेक्टर का लैम्डा टाइम्स लिखते हो कि नहीं लिखते हो। तो यानी जो वेक्टर b1 है अगर ये अल्फा के समांतर होगा तो वेक्टर बीटा1 ये बराबर होगा लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर अल्फा के। यानी वेक्टर बीटा1 ये बराबर होगा लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर अल्फा। वेक्टर अल्फा का वैल्यू हमें पता था, हमने लिखा, और आपको पता है कि इसका गुणा इसमें करो, इसका गुणा इसमें करो, हमने सरल करके लिख दिया। वेक्टर बीटा1 है पता चल गया, समीकरण नंबर 2। अब बस देख रहे हैं कि वेक्टर बीटा1 में लैम्डा आ गया है, तो यानी हमको लैम्डा का मान कहीं से मिलेगा वहां पर बस हम ला के रख देंगे तो हमको वेक्टर बीटा1 पता चल जाएगा। लेकिन लैम्डा का मान मिलेगा कैसे, सवाल में आपको आगे ये भी बोला है कि जो दूसरा वेक्टर है बीटा2 ये परपेंडिकुलर हो किस वेक्टर के, अल्फा वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है तो हमें पता है कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 0। कभी भी आपको ये मिले कि दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, आप तुरंत उनका डॉट प्रोडक्ट क्या लो, 0। जरूरत पड़े या ना पड़े इस बात का, लेकिन आप इतना लिखने का अपना हैबिट डालो। तो वेक्टर बीटा2 इसका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा अल्फा वेक्टर के साथ, ये कितना हो जाएगा, 0। लेकिन दिक्कत की बात यह है हमको वेक्टर अल्फा पता है ना, लेकिन वेक्टर बीटा2 पता है नहीं पता है। पहले वेक्टर बीटा2 निकालोगे कैसे, यहां से आपको ये दिया है ना कि वेक्टर बीटा ये बराबर होना चाहिए वेक्टर बीटा1 प्लस वेक्टर बीटा2, तो हमने वही लिखा कि चूंकि वेक्टर बीटा ये बराबर होना चाहिए किसके, वेक्टर बीटा1 प्लस बीटा2 के, तो यहां से बीटा2 का मान निकालना है तो वेक्टर बीटा2 बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर बीटा माइनस वेक्टर बीटा1। अच्छा यहाँ पर वेक्टर b2 ही रखना, वेक्टर b2 किसके बराबर हो जाएगा, ये प्लस इधर जाकर क्या हुआ माइनस, यानी वेक्टर बीटा माइनस वेक्टर b1 के। समझ में आ रहा है ना। तो बीटा2 क्योंकि हमको बीटा2 का मान निकालना है, तो बीटा2 का मान कैसे निकालो, बीटा का मान पता है, बीटा का मान हमने ला के रख दिया, माइनस बीटा1 हमको यहाँ से कुछ लैम्डा की टर्म मिला है तो उसको हमने ला के रख दिया। तो आपको पता है कि जब दो वेक्टर को घटाना होता है तो आई कैप में आई कैप घटाते हो, जे कैप में जे कैप घटाते हो, के कैप में के कैप घटाते हो, तो हमने घटा के इसको सरल कर दिया, ये मिला। तो जब आपको वेक्टर बीटा2 का मान पता चला तो वेक्टर अल्फा पहले से पता था, वेक्टर बीटा2 अभी निकाले, बस ये दोनों वैल्यू यहाँ पर ला के रखो और उसका डॉट प्रोडक्ट किया। डॉट प्रोडक्ट करने के लिए आपको पता है ना, आई कैप का आई कैप के साथ डॉट, जे कैप का जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट और के कैप का के कैप के साथ डॉट लेते हो, तो किए तो हमको यहाँ से लैम्डा का वैल्यू पता चला। तो बस जैसे लैम्डा का वैल्यू पता चला बस लाके इसमें, तो यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस आपको ये चेक करना चाहता है कि आप ये लिखना जानते हो जब दो वेक्टर एक दूसरे के समांतर होता है। वो आपको चेक करना चाह रहा है कि आप इतना लिखना जानते हो जब दो वेक्टर एक दूसरे के लंबवत होता है तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 0। बस यही दो बात है, बाकी तो सवाल में बस कैलकुलेशन। तो लाके आप वैल्यू रखो, तो किसमें वैल्यू रखना है, समीकरण 2 और 4 में। तो आप लिखो क्या, लैम्डा का मान कहां रखने पर, समीकरण 2 और 4 में रखने पर। तो जब समीकरण 2 में रखोगे तो बीटा1 बराबर वेक्टर बीटा1 बराबर कितना मिला, 3 लैम्डा, और लैम्डा का वैल्यू कितना है 1/2 आई कैप माइनस लैम्डा जे कैप, लैम्डा का वैल्यू कितना है 1/2 जे कैप। तो यहां से क्या मिला, वेक्टर बीटा1 बराबर हुआ 3/2 आई कैप माइनस 1/2। फिर अब वेक्टर बीटा2 का मान चाहिए, तो वेक्टर बीटा2 का मान कितना हो जाएगा, 2 माइनस 3 लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू कितना है 1/2 आई कैप प्लस 1 प्लस लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू कितना है 1/2 जे कैप माइनस 3 के कैप। बस आप इसे सॉल्व करो, कितना आ जाएगा 3/2, तो 2 दूनी 4 में इससे 3 घटाओगे, ये कितना 1/2 आई कैप, फिर 2 1 3/2 जे कैप और माइनस 3 ठीक है। ये आपको किसका मान मिला, वेक्टर बीटा2 का। अब आप एक बार मन है आपका देखना है, देख लो दोनों वेक्टर जोड़ो, क्या वेक्टर बीटा के बराबर आ रहा है, दोनों को जोड़ोगे, देखो जब हर बराबर होता है 3 1 4, 4/2 यानी 2 आएगा 2 आई कैप। इन दोनों को जोड़ो, 3/2 में से 1/2 घटाओगे, जब हर बराबर है अंश में घटाओगे, 3 में से 1 घटाओगे 2 आएगा, 2/2 यानी 1, लेकिन प्लस के साथ यानी केवल जे कैप। और जब यहाँ के है नहीं तो यहाँ पर कितना आएगा -3 के कैप। क्या यही आपका वेक्टर बीटा था, देखो सवाल में यही दिया है ना, वेक्टर बीटा बराबर 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3 के कैप, 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3 के कैप। ठीक है, तो आपको उसके आगे ये भी कॉपी करना है तो आप इसे कॉपी कर लो। तो आपका यहाँ पर विविध उदाहरण कंप्लीट हुआ, तो विविध प्रश्नावली होगा उसको हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो फिर आज बस करते हैं, यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।